हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज की क्लास में हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, मैंने हिंदी के लगभग सभी चैप्टर को पढ़ा दिया है, कुछ चैप्टर रह गए हैं जो कि 8-10 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। इसको भी देखिए, अगर हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो ये क्या होगा कि पेपर में अगर हम बैठेंगे, हमारे सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमें क्या होगा, आसानी होगी प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे, हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा। देखिए, अर्धस्वर की अगर हम बात करें तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। एक कौन सा होता है, या होता है। एक कौन सा होता है, वाह होता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए क्या है, या है। ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी पा और ऑप्शन डी भा। देखिए, या है, वाह नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। हमें बताना है ओ शब्द ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ। देखिए, अब ओ को अगर बोलेंगे तो देखिए आवाज कहां निकल, गले से निकल रही है, यानी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। लेकिन ओ को बोलते समय ओठ का भी क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, रोहन सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए, रोहन सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी आकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सकर्मक। देखिए, सकर्मक का कहने का मतलब हो क्या है, ऐसा कर्म, क्या ऐसा वाक्य जिसमें कर्म हो। ठीक है, सकर्म मतलब कर्म के साथ, नाम से स्पष्ट है। द्विकर्म का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, दो कर्म हो, जिस वाक्य में दो कर्म हो। और ऑप्शन सी देखें, आकर्मक क्या मतलब क्या है, आकर्मक का मतलब है कि कर्म के बिना। ठीक है, आकर्मक का मतलब क्या है, कर्म के बिना। और उसी तरह अगर हम बात करें पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जब जो किसी वजह के वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आए। ठीक है, और पहली क्रिया क्या हो, पूर्ण हो, तो वो क्या कहलाती है, पहली क्रिया में क्या हो, पूर्ण हो, और दूसरी क्या हो, जारी हो, तो वहां पर क्या होता है, पहली क्रिया हमारी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऐसी क्रियाओं में देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, अधिकतर क्या होता है, कर शब्द जुड़ा होता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं वाक्य की। तो हमारा वाक्य देखते हैं क्या कह रहा है, रोहन सो रहा है। ठीक है, रोहन सो रहा है, इसमें क्या देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो कर्म किसी प्रकार से नहीं है। देखिए, ना तो दो कर्म है नहीं, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्विकर्मक भी गलत हो जाएगा कि देखिए पूर्वकालिक में दो क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, और द्विकर्मक में दो कर्म की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर दो कर्म तो है नहीं और ना तो दो क्रिया है, तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ए सकर्मक या फिर ऑप्शन सी अकर्मक। देखिए, सकर्मक में कर्म होना चाहिए, लेकिन रोहन सो रहा है तो यहाँ पर कोई कर्म है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब अकर्मक क्रिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। देखिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। देखिए, मैंने देखा, अगर मेरे क्लास आपने लिया होगा तो मैंने वहां पर बताया था कि अगर किसी शब्द के बीच में या फिर एक ही मात्रा या फिर ओ की मात्रा, अगर ये दोनों आते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होगी, तो वहां पर हमारा गुण संधि होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्विग समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। देखिए, दशानन में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। दशानन मतलब क्या है, 10 सिरों वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अर्थात क्या हो जाता है, रावण, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई तीसरा पद प्रदान होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी देवनागरी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हिंदी भाषा की
लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी नागा अर्जुन। देखिए राम की शक्ति पूजा के रचनाकार की अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए भ्रमित करना, ऑप्शन बी पशु को घास देना, ऑप्शन सी प्रलोभन करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए चारा फेंकने का मुहावरा क्या होता है? प्रलोभन देना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से या फिर इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, देखिए ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए भंडार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अंबार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, देखिए हिंदी में कितने लिंग होते हैं पहले ये जान लीजिए। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। कौन से? एक स्त्रीलिंग होता है, एक क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर हमें पता करना है किसी शब्द में कोई की स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हम क्या करेंगे? उस शब्द के पहले क्या लगा देंगे? विशेषण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोई भी विशेषण लगाकर हम चेक कर लेंगे तो उससे में क्या पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, सॉरी यहाँ पर कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। हमारा ऑप्शन क्या है? देखिए हम क्या करेंगे? पहले मेरा मेरी लगाएंगे विशेषण। ठीक है, मेरा मेरी लगाएंगे या फिर अच्छा अच्छे लगाकर देखेंगे। क्या लगाएंगे? या फिर अच्छा या अच्छी लगाकर हम चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मेरा मेरी होगा, देखिए मेरा या फिर अच्छा से अगर विशेषण लग जाएगा तो वहां पर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। या फिर अगर मेरा या अच्छी लगेगा तो वहां पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जैसे भंडार की अगर बात करें तो मेरा भंडार होगा कि मेरी भंडार होगा? मेरा भंडार होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पुल्लिंग होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन सी अंबार की, तो मेरा अंबार होगा कि मेरी अंबार होगा? मेरा अंबार होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, देखिए अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा तो वहां पर मैंने बताया था जितने भी देश के नाम हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मैंने वहां पर बताया था कुछ अपवाद भी होते हैं कि जैसे श्रीलंका क्या होता है? हमारा अपवाद होता है। वहां पर क्या हो जाता है? श्रीलंका हमारा क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर अभी तक आपने मेरा क्लास नहीं देखा तो पीछे जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी हिंदी को लगभग कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ चैप्टर जो कि मैं 1-2 क्लास में खत्म कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रीलंका क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया का मैंने बताया था क्या? कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आई हो। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए की बात करें। ऑप्शन ए राधा रोती है, ऑप्शन बी पानी बरस रहा है, ऑप्शन सी राम खाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह देखने से लग रहा है राधा रोती है। ऑप्शन ए, इसमें कोई क्रिया कर्म है? नहीं है ना। पानी बरस रहा है, इसमें कोई कर्म है? नहीं है। राम खाता है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी की बात करें तो राम खाता है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए राम खाता है, क्या खाता है? कुछ तो खाता होगा, खाना या कुछ भी फल कुछ भी खाता होगा। यानी कि यहाँ पर कर्म है, लेकिन क्या कर्म छुपा हुआ है? जब किसी वाक्य में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्म उपस्थित हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? वहां पर कौन सी क्रिया होती है? तो उस वाक्य में आई हुई क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर खाता है हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उपयोगी, ऑप्शन बी उपजाऊ, ऑप्शन सी उन्नत, ऑप्शन डी ऊसर। देखिए वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा के ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी सुरसरिता, ऑप्शन बी त्रिवेणी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। देखिए अगर हम बात करें गंगा के पर्यायवाची की तो भागीरथी, सुरसरिता और मंदाकिनी ये सब क्या होते हैं? गंगा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन त्रिवेणी गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न में से तालव्य ध्वनियां है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ट ठ ड ढ, ऑप्शन बी त थ द ध, ऑप्शन सी क ख ग,
घ, ऑप्शन डी च छ ज। ठीक है, देखिए मैंने अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा उसमें बताया था, मैंने एक ट्रिक बताया था वहां पर, क्या कचट क च ट तप। ठीक है, और उसके नीचे मैंने बताया था, कि आप लिख लीजिए KTM 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कच से क्या हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। ठीक है, KTM में कंठ से हो जाएगा, टी से तालव्य हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है। ठीक है, देखिए तालव्य मैंने बताया था, तालव्य के ऊपर कौन सा चा वर्ग है, तो चा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि चा छ ज झ ये क्या तालव्य ध्वनियां है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए विसर्जन, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी सौम्य, ऑप्शन डी आदर्श। तो यथार्थ का अगर विलोम की बात करें तो क्या होता है, आदर्श होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गीता से गाया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। अगर हम वाच्य की बात करें तो ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कृतवाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का भार किसे पड़े, कर्ता पर पड़े, वहां पर क्या होता है, कृतवाच्य होता है। और जिस वाक्य में क्रिया का भार कर्म पर पड़े, यानी कि कर्म क्या होता है, प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और ऑप्शन सी यानी भाववाच्य अगर हम बात करें तो जिस वाक्य में वाक्य का भार किस पे पड़े, वाक्य का भार क्रिया पर पड़े, वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नोट करके लिख लीजिए, भाववाच्य में दोनों पॉइंट और लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या कि भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। और एक और पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि कर्ता के बाद अधिकतर या प्रायः से शब्द का प्रयोग हुआ होता है। देखिए अब हम वाक्य को देखते हैं, तो वाक्यों के देखते हैं। तो गीता से गाया नहीं जाता, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था भाववाच्य में कि कर्ता के बाद प्रायः क्या देखने को मिलेगा, कि से शब्द देखने को मिलेगा। और भाववाच्य क्या होता है, प्रायः या अधिकतर नकारात्मक होते हैं। तो गीता से गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी भाववाच्य हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अवनी का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी सितारा। ठीक है, अगर अवनी के विलोम शब्द की बात करें तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, अंबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी बांझ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अध्यापक प्रतिदिन बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, ऑप्शन बी सीता घर पर खाना बनाती है, ऑप्शन डी ठोकर लगते ही लड़का देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बेहोश हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी रमेश दूध पीकर सो गया। देखिए अगर हम बात करें पूर्वकालिक क्रिया, तो यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं आई हुई तो एक क्रिया क्या हो, खत्म हो चुकी हो, और दूसरा क्या हो, जारी हो, या फिर तो वहां पर पहली क्रिया को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए। ठीक है, पहले समझ लीजिए पूर्वकालिक क्रिया करते मैंने बता दिया। अब वाक्यों को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए ऑप्शन की देखते हैं, ऑप्शन हमारा क्या है, अध्यापक प्रतिदिन बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी की बात करें, सीता घर पर खाना बनाती है, यहाँ पर भी एक ही क्रिया है। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही क्रिया होगी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैंने बताया सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें, रमेश दूध पीकर सो गया। देखा पीना एक क्रिया है और सोना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, जब दो क्रियाएं आई हो तो पहली क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, और ऐसी क्रियाओं के साथ पीना क्या हमारी क्रिया है, पहली क्रिया। ठीक है, देखिए पहली ऐसी क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा होता है, अधिकतर क्या होता है, कर शब्द जुड़ा होता है। यानी कि ये भी दिख लीजिए, कहीं पर अगर कर शब्द दिख जाए तो वाक्य में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्रिया के साथ लेकिन कर शब्द जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर हमारे अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण के पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें
तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए आप धीरे धीरे चलिए, ऑप्शन बी रोहन अधिक बोलता है, ऑप्शन सी राहुल अच्छा गाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। देखिए अब ऑप्शन को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आप धीरे धीरे चलिए, चलने की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे, मतलब क्या है, आप चलिए धीरे धीरे चलिए, चलने की विशेषता धीरे कौन बता रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी रोहन अधिक बोलता है, रोहन अधिक बोलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलने की विशेषता कौन बता रहा है, अधिक बता रहा है, तो अधिक हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन सी राहुल अच्छा गाता है, तो गाने की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा बता रहा है, तो अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। देखिए यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी मीनाक्षी, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मछली के समान आंखों वाली क्या होता है, किसे कहते हैं, मीनाक्षी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, ऑप्शन ए रविंद्र, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी राधे श्याम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था, नवाब राय, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, या रा ला वा व्यंजनों को कौन सा कहते हैं, कौन सा व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, या रा ला और वा ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पर नोट के या और वा को क्या बोलते हैं, या और वा को भी क्या बोलते हैं, और भी कुछ कहते हैं ना, या और वा को क्या बोलते हैं, हमारे अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि या रा ला वा को क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। देखिए अगर हम पद पूर्व पद प्रधान की बात करें, द्विगु समास में और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए कितने पद होते हैं, पहले ये जान लीजिए, कौन कितने पद, पूर्व पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक पूर्व पद होता है, और एक क्या होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तर पद होता है। तो अब हमें पता करना है कि कौन से में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर द्विगु समास की बात करें तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास की बात करें इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि द्विगु समास और तत्पुरुष समास में क्या पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना तो पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन अगर द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यही पूछा था कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पराधीन में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम गुण संधि की बात करें, मैंने इससे पहले बताया था कि अगर कहीं पर अगर किसी शब्द के बीच में क्या दिख जाए, एक ही मात्रा या फिर ओ की मात्रा अगर दिख जाए तो वहां पर क्या होता है, गुण संधि होगा। अगर बीच में किसी शब्द के बीच में आई की मात्रा, ठीक है, और औ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में बड़े आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा या फिर क्या बड़ा उ की मात्रा दिख जाए, वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। इसमें देखिए बड़े की मात्रा दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।